नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड सदन की शक्तियाँ। लॉर्ड सदन की शक्तियों में फर्स्ट है वैधानिक शक्तियाँ, माने कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का प्रयोग कॉमन सदन और लॉर्ड सदन दोनों मिलकर करते हैं। इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, तो ऐसे में वहाँ ना तो राज्य सरकारों का अस्तित्व है और ना ही किसी प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। कानून निर्माण संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं सारी की सारी केंद्रीय सरकार के पास हैं और संसद हर विषय से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो संसद के कानून बनाने की शक्ति से बाहर हो या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। 1911 के संसदीय कानून के पास होने से पहले संसद के जो दोनों सदन हैं, लॉर्ड सदन और कॉमन सदन, दोनों की जो वैधानिक शक्तियां थी वो बराबर थी। लेकिन इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद दोनों की जो शक्तियों में समानता की स्थिति थी वो समाप्त हो गई और जो कॉमन सदन है वो लॉर्ड सदन से ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। 1911 के कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु इस कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था भी कर दी गई कि यदि कॉमन सदन किसी विधेयक को एक ही सदन या दो सदनों के निरंतर 3 अधिवेशनों में पास कर दे, प्रथम अधिवेशन के द्वितीय वाचन से लेकर तृतीय अधिवेशन के तृतीय वाचन तक 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, तो उस बिल को दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा। माने 1911 के कानून के अनुसार वैधानिक क्षेत्र में जो लॉर्ड सदन की शक्ति है वो केवल इतनी रह गई कि वह किसी भी विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष के समय तक रोक सकता है। इसके बाद 1949 में लागू किए गए संसदीय कानून के अंतर्गत लॉर्ड सदन के द्वारा किसी भी विधेयक को जो रोकने की शक्ति है 2 वर्ष से कम करके वो 1 वर्ष कर दी गई। माने 1911 के अंतर्गत तो ये समय सीमा थी 2 वर्ष, लेकिन 1949 के कानून द्वारा ये 2 वर्ष से कम करके 1 वर्ष कर दी गई कि जो लॉर्ड सदन है किसी भी विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक रोक सकता है। तो ऐसे में कॉमन सदन निरंतर 2 अधिवेशनों में इस विधेयक को पास कर दे और 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। माने कॉमन सदन द्वारा पास किए गए विधेयक को लॉर्ड सदन ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक अपने पास रोक सकता है। नेक्स्ट है इसमें वित्तीय शक्तियाँ। 1911 के संसदीय कानून के अस्तित्व में आने से पहले लॉर्ड सदन और कॉमन सदन को वित्तीय क्षेत्र में भी शक्तियाँ बराबर प्राप्त थी। कोई भी धन विधेयक लॉर्ड सदन की स्वीकृति के बिना अंतिम रूप से पास नहीं माना जाता था। एक परंपरा के अंतर्गत जो धन विधेयक हैं पहले कॉमन सदन में ही प्रस्तुत किए जाते थे। 1909 में लॉर्ड सदन ने कॉमन सदन द्वारा पास किया गया जो वार्षिक बजट था उसको रद्द कर दिया। इस कारण से फिर लॉर्ड सदन की जो वित्तीय शक्तियाँ थी उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो ऐसे में 1911 में संसदीय कानून पास किया गया और इस कानून में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई कि धन विधेयक लॉर्ड सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कॉमन सदन द्वारा पास किए गए धन विधेयक को यदि लॉर्ड सदन 1 मास के समय में पास ना करे तो धन विधेयक को उस रूप में ही पास माना जाएगा जिस रूप में कॉमन सदन ने उसको पास किया था। माने लॉर्ड सदन धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1 मास के लिए रोक सकता है। 1911 में जो संसदीय कानून पारित किया गया उसमें यह व्यवस्था भी कर दी गई कि यदि किसी विधेयक के संदर्भ में विवाद उत्पन्न हो जाए कि यह धन विधेयक है या साधारण विधेयक है तो इसके बारे में जो अंतिम निर्णय है वो कॉमन सदन के स्पीकर द्वारा किया जाएगा और वो दोनों सदनों को मानना होगा। नेक्स्ट है इसमें न्यायिक शक्तियाँ। अक्टूबर 2009 तक लॉर्ड सदन ही इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था। न्यायालय से संबंधित सभी शक्तियाँ इसे ही प्राप्त थी, लेकिन 2005 के अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में अलग से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई और इस न्यायालय ने अक्टूबर 2009 से कार्य करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वर्तमान समय में जो लॉर्ड सदन है वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता।
नेक्स्ट है इसमें कार्यकारी शक्तियां। लार्ड सदन को कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। जो लार्ड सदन के सदस्य हैं, मंत्रियों से किसी भी विषय संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो संबंधित विभागों के मंत्री देते हैं। लार्ड सदन प्रशासनिक नीतियों संबंधी हर विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। प्रशासकीय विभागों के मुखिया द्वारा जो नियम या उपनियम बनाए जाते हैं उन्हें कॉमन सदन के साथ साथ लार्ड सदन को भी स्वीकार करना होता है। किसी न्यायाधीश को यदि पद से हटाना है तो संसद के दोनों सदन निश्चित विधि द्वारा न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हैं। माने जो न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति है वो लार्ड सदन और कॉमन सदन दोनों की बराबर है। मंत्रिमंडल में लार्ड सदन के भी कुछ एक सदस्य लिए जाते हैं और इन मंत्रियों द्वारा ही सरकार की नीतियों के प्रति जो लार्ड सदन की प्रतिक्रिया है वो सरकार तक पहुंचती रहती है। इंग्लैंड में जो मंत्रिमंडल है लार्ड सदन के प्रति नहीं बल्कि कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। लार्ड सदन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे, और यदि लार्ड सदन किसी महत्वपूर्ण विधेयक को रद्द कर दे तो उससे भी मंत्रिमंडल के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आता और किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी कारण ही कार्यकारी क्षेत्र में माने जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं उसमें भी कॉमन सदन की अपेक्षा जो लार्ड सदन है उसकी स्थिति शक्तिहीन भी है और महत्वहीन भी है। तो ये जो लार्ड सदन की शक्तियां हैं इनका अध्ययन करने के बाद जो एक बात स्पष्ट होती है वो ये कि वो युग ही व्यतीत हो गया जब कुलीन पुरुषों या धनवानों का जो ये सदन है लार्ड सदन ये कॉमन सदन से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। वर्तमान जो युग है वो लोकतंत्र का युग है। लोगों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लार्ड सदन में नहीं हैं बल्कि कॉमन सदन में हैं। इसी कारण से मुख्य रूप में पैतृक सिद्धांतों के आधार पर जो संगठित लार्ड सदन है इसको कोई विशेष शक्ति नहीं सौंपी गई, बल्कि वैधानिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है इससे संबंधित जो शक्तियां हैं लार्ड सदन की अत्यंत ही सीमित रखी गई हैं। इंग्लैंड के शासन पर इस सदन का कोई विशेष प्रभाव भी नहीं है और इसकी शक्ति इतनी महत्वहीन है कि कई जो विचारक हैं ये मांग करते हैं कि लार्ड सदन को समाप्त ही कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी वैधानिक तथा न्यायिक क्षेत्र में लार्ड सदन थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता ही है। धन्यवाद।